एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसीलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपए में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। उन्होंने मनोज को भेदती हुई नजर से देखा और कहा, मनोज, पिछले साल 7,000 रुपए की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की रद्दी कैसे बिकी? हुकुमचंद जी इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपए कमाने वाले के लिए 2,000 रुपए की हेराफेरी करना लाभ का सौदा था। पर मनोज अभी केवल यही समझ रहा था कि उससे सामान्य पूछताछ हो रही है। मनोज ने कहा, सर, इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने 7 कबाड़ियों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए थे उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद जी का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट दी। हुकुमचंद जी ने मनोज पर अपना पूरा अविश्वास प्रकट कर दिया। उसकी सच्चाई का उन पर कोई असर नहीं हुआ। मनोज, तुम तो युवक हो, तोमर जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छित्र भित्र करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया था। हुकुमचंद जी का निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वो कुछ नहीं कह सका। वो हुकुमचंद जी को बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कदर नहीं है, वहां वो काम नहीं करेगा। पर अगले पल उसके मन विचार आया कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मनोज के मन में यही उलझन बनी रही। शाम को मनोज लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत की किताब खुली हुई रखी थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क की कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने सड़क पर झांक कर देखा तो लोग इकट्ठे होकर चिल्ला रहे थे, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्रा कर थम गईं। वो भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबरा कर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। कुछ घंटे सभी लोगों ने सड़क पर ही गुजारी, पर जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी ने शंका प्रकट कर दी थी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज बिल्डिंग में अकेला रहता था। उसे बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वो शाम से लेकर रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। वो सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के सहारे बैठ गया। दुकान के बाहर बैठा बैठा वो सोचने लगा, आज ये बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए ही मर जाऊंगा? कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता हो। किस पीएससी के पीछे पड़ा हूं मैं, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराश, भय, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो गई थी। वो भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे।
वो गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफी देर तक वो राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वो राम भगवान से पूछने आया था कि बताओ अब मुझे क्या करना है, कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। लगभग आधा घंटा वो सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा, खोया रहा वह भगवान की आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की ही तरह एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे ही सहने होंगे। प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति मनोज ने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा, मैं किसी भी झूठ आरोप को नहीं सहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मनोज लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ सा पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ तेज थी, उसमें घबराहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर डाल रहा था। है अमनिशा उगलता गगन धन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, बूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, केवल जलती मशाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए, निराश और अंधकार है सब तरफ, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराश और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू कर दिया। एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है, इसे मैं कभी नहीं बुझने दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज का भय और अकेलापन भरपूर उत्साह में तब्दील हो गया। वो कुछ देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपनी टेबल पर पहुंचकर उसने टेबल लैंप जलाया और BL अग्रवाल की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी, बक्सर, आंग्ला सिख और आंग्ला मराठ संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने जगदीश तोमर के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठे हुए सीधे अपनी बात कह दी, मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता, जहां मेरी ईमानदारी की कद्र ना हो मैं वहां काम नहीं करूंगा। तोमर जी ने जोर से ठहाका लगाया। मनोज समझ नहीं पाया कि उसकी इतनी गंभीर बात पर भी तोमर जी क्यों ठहाका लगा रहे हैं। चाय तो तुम पीते नहीं हो, लो गजक खाओ। इतना कहकर तोमर जी ने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। तोमर जी ने मनोज से कहा, अरे हुकुमचंद जी व्यवसायी आदमी हैं, जीवन भर उन्होंने 100 रुपए की साड़ियां बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियां की परख तो है, पर आदमी की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, निश्चित होकर नौकरी करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तोमर जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बढ़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा, मैं अब लाइब्रेरी में तो काम नहीं कर पाऊंगा। इतने में पांडे तोमर जी के बेटे सुदीप के साथ आ गया। सुदीप भी PSC की तैयारी कर रहा था। उसने 2 बार PSC की मुख्य परीक्षा दी थी और अब तीसरी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तोमर जी ने मनोज की पूरी कहानी पांडे और सुदीप को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता
उसके पहले ही सुदीप बोल पड़ा, मनोज, तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं पीएससी में सेलेक्ट होना चाहता हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ। सुदीप ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी, फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाज़त नहीं दे रही है। मनोज सुदीप की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। भाई साहब, मैं वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा हो। अरे फिर क्या करोगे? बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिनों के बाद एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। मनोज की इस जिद का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, पर वहां बैठे सभी लोगों को मनोज की यह बात एक नव युवक का जोश और आदर्शवाद अधिक लग रही थी। पांडे को मनोज का ये संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की ओर तोमर जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित हैं। इनके पिता भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करते। समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का ये बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वो निराश हो गया। तोमर जी ने पास ही रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। तोमर जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा, पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी सी नजर आती है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है। तोमर जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर तोमर जी ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भी भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज तोमर जी की बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तोमर जी उसकी तुलना भगत सिंह से करेंगे। तोमर जी के प्रति उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। सुदीप ने अपने पिताजी का समर्थन किया। मनोज का व्यक्तित्व मुझे भी विलक्षण लगता है। आज का दिन मनोज को बेहतरीन लग रहा था। उसे आज बढ़िया तारीफें मिल रही थीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी। पांडे ने मनोज की प्रसन्नता देखते हुए कहा, मनोज जी, कल तोमर जी के स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने तोमर जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी? आपको तो याद होगी। हमसे तो बेहतर हैं वो घास चरने वाले, हमसे तो बेहतर हैं वो बोझा ढोने वाले। वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। सुदीप ने पांडे से पूछ लिया, हाँ यही कविता थी, मैंने भी सुनी थी, पर तुम कहना क्या चाहते हो? कल तोमर जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे। मैं मनोज जी से यह कहना चाह रहा हूं कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना तोमर जी की हॉबी है। इसे गंभीरता से न लें और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने तोमर जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। पांडे की बात सुनकर तोमर जी ठहाका मारकर हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। 10 दिन बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए थे और कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो 10 दिन पहले ही लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया। कहाँ गया? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज
लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है, लेकिन मनोज ने 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद लाइब्रेरी छोड़ दी थी। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दे दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था। घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुरा। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी के नीचे उतर गया। पांडे ने अपनी साइकिल घोसीपुर की ओर मोड़ दी। तो दोस्तों, ये था 12th फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट 13। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।